ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था एंड अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर मेंडल्स के बारे में। तो मेंडल का नाम क्या है? ग्रिगर मेंडल। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसका बर्थ कब हुआ था। तो ये बहुत कोऑर्डिनेशन का टाइम, मतलब कोइंसिडेंस का टाइम है कि इसका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1922 के अंदर। और फिर इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 1984 के अंदर। और आपको ये याद रखना था कि इसका वर्क कब हुआ था। तो आप लोग बोलोगे 19 नहीं है, 18 है ये। 18 कब? 1854 से लेकर 1856 से लेकर ये हो जाएगा 1863। तो टोटल कितने ईयर लगे थे यहाँ पे? 7 ईयर। तो अगर आप भूल जाओ तो इसको इस तरीके से याद रखना। देखो ये क्या है 5, ये क्या है 6 और ये क्या है 7। तो 56 में आप 7 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 63। तो उसने 7 साल तक काम किया था कहाँ पे? पी प्लांट पे, राइट। और फिर उन्होंने ये जो वर्क था वो पब्लिश कहाँ पे किया था? तो उन्होंने पब्लिश किया था 1865 के अंदर, मतलब काम खत्म होने के 2 साल बाद। क्योंकि बेटा काम को पूरा लिखना भी होता है ना, तो उसके 2 साल बाद में उसको क्या किया? काम को पब्लिश किया। ध्यान रखना ये वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं बता दूंगी कैसे। तो मेंडल ने मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे पी प्लांट को क्यों यूज किया था। तो उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था? तो उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल था यहाँ पे पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम तो सबको ही पता होगा। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। बट डू नॉट कंफ्यूज विद लेथाइरस ओडोरेटस। अगर यहाँ पे स्वीट पी लिखा आता है ना, तो आपको स्वीट पी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। तो शुड नॉट कंफ्यूज विद स्वीट पी। एंड स्वीट पी का नाम होता है क्या? लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये क्लियर हो गया। अब नाउ इसको इन्होंने पी प्लांट को वाई सेलेक्टेड पी प्लांट। तो पी प्लांट को सेलेक्ट करने का क्या रीजन था? तो आप लोग जानते हो बेटा कि जब भी हम जेनेटिक्स के अंदर जब स्टडी करते हैं ना, तो सबसे पहला होना चाहिए कि इसकी लाइफ स्पैन जो होता है ना वो इसमें शॉर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जनरेशन को स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की 3 जनरेशन को स्टडी करने के लिए आपको 60 ईयर का वेट करना होगा। कैसे? जब मतलब वो बच्चा जो होगा वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा तभी तो उसका बच्चा होगा, जिसको मान लेते हैं कि मिनिमम 20 ईयर होता है, ठीक है। तो 20 ईयर बाद में उसका सेकेंड जनरेशन पैदा होगा, फिर उसके 20 ईयर बाद में उसकी सेकेंड जनरेशन होगी, उसकी 20 ईयर बाद में क्या होगा? उसका थर्ड जनरेशन होगा। तो यानी टेक्निकली ह्यूमन की अगर 3 जनरेशन को स्टडी करना है तो आपको 60 ईयर वेट करना होगा। तो ये तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो हमें मतलब जेनेटिक्स के अंदर उन चीजों को प्रिफर करना चाहिए जिनकी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन क्या होती है? शॉर्ट होती है। एंड पी प्लांट जो होता है इसका लाइफ स्पेन होता है जस्ट 3 मंथ। कितना होता है? सिर्फ 3 मंथ। तो यानी आप 1 साल के अंदर कितनी जनरेशन स्टडी कर सकते हो? तो 1 साल में 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। तो आप लोग पी प्लांट की 1 ईयर के अंदर 4 जनरेशन को स्टडी कर सकते हो। इसके बाद में साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अब पी के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूज करें जिनका लाइफ स्पैन और कम होता है। एंड जिसमें उन्होंने फिर यूज किया था ड्रोसोफिला। आगे मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज जस्ट 2 वीक, ओनली 2 वीक। तो आप पता है 4 जनरेशन को 2 महीने में स्टडी कर सकते हो। 2 वीक्स मतलब 15 दिन, और 15 और कितना हो गया? 30 हो गया। तो 1 मंथ के अंदर 2 जनरेशन। तो आप 12 महीने में उसके 24 जनरेशन को स्टडी कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट और नीचे आ गए कहाँ पे? ईस्ट पे। यू नो ईस्ट का लाइफ स्पैन कितना होता है? मतलब ईस्ट हर 90 मिनट में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब हर 90 मिनट में आपको सेकेंड जनरेशन मिलेगी। तो आप एक दिन के अंदर कितनी सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते हो, है ना। अराउंड मतलब 18 जनरेशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और नीचे आ जाओ
बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन होता है दैट इज 20, लाइफ स्पेन नहीं, बाइनरी फिजन में वो टाइम लगा था 20 मिनट, तो एवरी 20 मिनट में आपको नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी। तो जेनेटिक्स के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म को प्रीफर करते हैं जिनका लाइफ स्पेन क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्लियर? सो दैट्स वाई एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, ये प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो उससे क्या फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने पेडिग्री पढ़ा था, और पेडिग्री के अंदर मान लो कि किसी कपल का बच्चा जो है उसको एक डिसऑर्डर है। अब आपको नहीं पता है कि वो डिसऑर्डर जेनेटिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक ही बच्चा है ना, तो कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। अब मान लो उनके 5 बच्चे हुए और 5 में से 2-3 बच्चों को वो सेम प्रॉब्लम है, तो मतलब काफी कुछ ऐसा हद तक हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी ज्यादा हम लोग सैंपल यूज करते हैं ना, तो वो एरर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्वियसली। तो सैंपल, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। सो दैट्स वाई इन्होंने एरर को कम करने के लिए सैंपल ज्यादा लेने होंगे। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि पी प्लांट के ऊपर आप जानते हो कि बहुत सारे पीज लगते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो प्लांट था ना, ये इसके पास थे ये प्लांट क्या था? बाइसेक्सुअल था। ये प्लांट क्या था? बाइसेक्सुअल प्लांट था। एंड बाइसेक्सुअल का मतलब आप लोग जानते ही हो कि मतलब इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर लगेगा, तो जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोशियस प्लांट। तो ये प्लांट कैसा था? मोनोशियस था। अब इससे क्या फायदा होगा कि इसके अंदर बोथ आप यहाँ पे सेल्फिंग भी करवा सकते हो एंड यहाँ पे क्रॉसिंग भी करवा सकते हो। अगर क्रॉस करवाना तो क्रॉसिंग करवा दो, और सेल्फिंग करवाना तो सेल्फिंग करवा दो। अब देखो होता क्या है कि ये प्लांट कैसा बाइसेक्सुअल है ना, तो क्या करना होगा? सेल्फिंग तो चलो बाइसेक्सुअल है तो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। और एक्चुअली जो पी प्लांट होता है ना, और शायद हम लोगों ने कभी सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पी के अंदर जो सब पोड होता है, फली, तो उस फली के ओपन होने से पहले ही उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंड बेटा आपने देखा भी है ना कि इसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड पॉलिनेशन। क्योंकि मतलब उसमें फ्लावर ओपन होने से पहले इसमें क्या हो चुका है? सेल्फिंग हो चुकी है। तो इसमें सेल्फिंग कैसा मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा बर्ड पॉलिनेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया है ना। आप देखो इसमें बात करते हैं क्रॉसिंग के बारे में। तो क्रॉसिंग के लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए आपको कुछ टेक्निक यूज करनी होगी, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे टेक्निक हम कौन सी यूज करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इसमें, देखो प्लांट बाइसेक्सुअल है, बट हम चाहते हैं कि ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट को क्या करें? फर्टिलाइज करें। तो ये हमारा डिजायरेबल प्लांट है जिसको हमने चूज किया है एज अ मेल, और जिसको हम एज अ फीमेल प्लांट की तरह चूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसके पोलन इसको फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। सो हम क्या करेंगे? इसके जो एंथर होंगे वो काट के फेंक देंगे। कब काटेंगे? जब एंथर पूरा डेवलप हो जाएगा तब, या एंथर के डेवलप होने से पहले। कॉमन सेंस यूज करो, है ना। तो जिसको हम लोग एज अ फीमेल प्लांट चूज करेंगे उसका हम करेंगे क्या? इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ, और मतलब प्लांट जिसको हम चूज कर रहे हैं एज अ फीमेल की तरह। और वो भी कैसे? मतलब डेवलप्ड एंथर नहीं, डेवलपिंग एंथर, या जो प्री मेच्योर एंथर होता है ना, बिल्कुल शुरू से ही उसको काट दो। तो उसको क्या करना होता है? सीजर से, कैंची से काटना होता है। जो एनसीईआरटी में एक फोटो भी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इमेस्कुलेशन का काम क्या होता है? इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। और ये एंथर ध्यान रखते हैं कैसे? प्री मेच्योर एंथर है, अभी डेवलप नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। हम नहीं चाहते कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा? अब इसकी करनी होगी बैगिंग। अब बैगिंग का मतलब क्या होता है कि आपने बटर पेपर सबने देखा होगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना होता है। आप देखो इसको मैनुअली आपने यूनिसेक्सुअल बना दिया, राइट। एंड मैनुअली यूनिसेक्सुअल बनाने के बाद आप इसके ऊपर पहना दीजिए बटर पेपर, है ना। और बटर पेपर को फिर क्या कर दो? स्टेपल कर दो, ताकि वो हवा से उड़े नहीं। तो बटर पेपर हमने क्यों किया? ताकि हवा के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल पोलन्स
इसको आके फर्टिलाइज ना कर दे। ठीक है, तो बैगिंग का मतलब समझते हो ना। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल पॉलिनेशन, अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल पॉलिनेशन। तो अनडिजायरेबल पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम ये करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बेटा बैग को हटाना है, और उसके बाद में जिसको आपने मेल की तरह यूज किया है ना प्लांट को, उसके आपके क्या करना है? पोलन्स को कलेक्ट करना है, और पोलन को कलेक्ट करके एक आप यूज करोगे ब्रश, और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। तो इसको हम बोलते हैं डस्टिंग। तो ये हो जाएगा क्या? डस्टिंग ऑफ डिजायर पोलन्स, डस्टिंग ऑफ डिजायर पोलन्स। ठीक है, और उसके बाद हम वापस क्या कर देंगे? वापस कर देंगे इसके रीबैगिंग। तो ये सीक्वेंस याद रखना। ये हम लोग क्या कहाँ पे यूज करते हैं? ये जब हमें क्रॉसिंग करवाना हो ना, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना हो, तब हम लोग इसको चूज कर दे। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर पी प्लांट जो था ना, इसके अंदर आपको मिलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या मिलेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब जहां पे आप लोग देख के बता सकते हो कि अच्छा ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये क्या होगा? रिसेसिव ट्रेट है। तो ऐसे आप लोग जानते हो कि मेंडल ने कैरेक्टर कितने यूज किए थे? तो ध्यान रखना, मेंडल ने यहाँ पे 7 कैरेक्टर यूज किए थे, बट उनके ट्रेट कितने थे? तो आप लोग बोलोगे उन्होंने 14 ट्रेट्स को यूज किया था। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है ना। तो चलो अब मैं नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाली हूँ? आपको ये चीज पढ़ाने वाली हूँ। तो इसको यहां से मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे करेक्टर कौन से? आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, मुझे ये भी रब करना पड़ेगा। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मेंडल ने कौन से करेक्टर को स्टडी किया था। और यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ ट्रेट 1, और ये मैं लिखूंगी यहाँ पे ट्रेट 2। तो नाउ देखिए मेंडल ने क्या यूज किया था। तो सबसे पहली बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहली बात करते हैं प्लांट की हाइट के बारे में। तो आप लोग जानते हो कि हाइट जो है वो या तो टॉल होगी या फिर क्या होगी? ड्रॉप होगी। तो आप समझ गए ना। तो ये टॉल होना क्या है? डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट रेट हो गया। और इस तरफ मैं क्या लिखूंगी? रिसेसिव। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जो होते हैं वो विजिबल थे। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। तो ये तो हो गई इसकी हाइट की बात। फिर हम सेकंड बात करते हैं इसमें सीड के बारे में बात, है ना। अब सीड के 2 चीजें होती है, एक सीड का शेप होता है और एक सीड का क्या होता है? कलर होता है। अब जो आप मटर खाते हो ना, तो मटर के अंदर एक मटर आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे राउंड, और एक मटर कभी ऐसे मिलते हैं रिंकल। तो रिंकल होना कैसा करेक्टर है? रिंकल होना एक रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है। और राउंड होना कैसा करेक्टर है? ये एक डोमिनेंट करेक्टर है। जो आप लोग मटर खाते हो ना, तो वो कौन से कलर के मिलते हैं आपको? ग्रीन कलर के, तो वो रिसेसिव करेक्टर है। बट आप लोग येलो मटर तो कभी देखे नहीं होंगे, उसका येलो होना क्या होता है? एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये तो सीड के उन्होंने 2 करेक्टर यहाँ पे यूज किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फ्लावर के बारे में। तो इसमें जो फ्लावर होता है, एक फ्लावर की पोजीशन लिया उन्होंने और एक फ्लावर का उन्होंने कलर भी लिया है। और पी प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? पर्पल कलर के होते हैं। और अगर व्हाइट होते तो वो कैसा होता है? रिसेसिव ट्रेट होता है। अब फूल लग कहाँ पे रहे? तो अगर मान लो कि ये हमारा स्टेम है और ये हमारा क्या है? स्टेम या फिर ब्रांच हो सकती है। तो अगर ब्रांच के बिल्कुल टिप पे अगर फ्लावर लग जाए, कहाँ पे? ब्रांच के बिल्कुल टिप के ऊपर फ्लावर लग जाए, तो ये पोजीशन कैसा हो जाएगा? दिस इज टर्मिनल। एंड टिप पे फ्लावर लगना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रिसेसिव, टर्मिनल एक टर्मिनल, ये एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और फ्लावर जो है वो ब्रांचेस के
साइड में अगर अराइज होता है यहाँ से, तो मतलब ये क्या होता है, दिस इज एक्सियल। तो एक्सियल होना ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो फ्लावर्स की भी कितने ट्रेट उन्होंने यूज की थी, 2 टोटल हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पोड के बारे में। तो अब पोड, तो एक पोड का उन्होंने लिया शेप एंड दूसरा उन्होंने पोड का लिया क्या, कलर। जिसमें आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे फ्लावर का, सॉरी सीड का जो कलर था ना उसको रिवर्स करना है। जैसे मतलब सीड का येलो कलर एक डोमिनेंट होता है, बट पोड का येलो कलर एक रिसेसिव ट्रेट है ना। और इसका पोड का ग्रीन होना क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कैसे याद किया है कि जो हम घर में मटर लेके आते हैं ना, तो मटर का जो पोड होता है वो ग्रीन होता है और अंदर मटर भी ग्रीन होते हैं। तो पोड का ग्रीन होना एक डोमिनेंट ट्रेट है, बट अंदर मटर का मतलब ग्रीन होना एक रिसेसिव ट्रेट है। तो इस तरीके से याद रख लेना। और अगर मैं यहाँ से पोड की बात करूं, तो ये आपने कैसे दिखा है, जो हम लोग मटर लेके आते हैं, तो ये क्या होते हैं, दिस इज फ्लैट मटर। जो पोड होता है ये डोमिनेंट ट्रेट है। बट अगर मटर इस तरीके से खराब होते हैं, जिनको हम लोग लाते भी नहीं है घर में, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड। और कॉन्स्ट्रिक्टेड मटर होना क्या होता है, एक रिसेसिव ट्रेट होता है। समझ आ गया। तो इस तरीके से मेंडल ने हाइट का एक करेक्टर यूज किया, सीड के 2 करेक्टर यूज किए, फ्लावर के 2 करेक्टर यूज किए एंड पोड के भी कौन से 2 करेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि करेक्टर तो 7 थे, बट इनके ट्रेट कितने थे, तो आप लोग बोलोगे 14 ट्रेट। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं यहाँ पे सीधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे रब करना पड़ेगा, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, मोनोहाइब्रिड को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना है अपन को। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी एक करेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो डाइहाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि एट ए टाइम हम लोग 2 करेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी कर दे, तो दैट इज डाइहाइब्रिड। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 करेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 करेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मोनोहाइब्रिड। अब आप लोग जानते हो कि मोनोहाइब्रिड के अंदर उन्होंने ये क्या यूज किया था, ये यूज किया था पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसको मैं क्या लिखूं, होमोजाइगस टॉल प्लांट, ये हो जाएगा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो आप लोग लिख लेना इसको। अब इससे क्या बनेगा, गैमेट्स कैपिटल टी, इससे क्या बनेगा, गैमेट्स स्मॉल टी। अब ये ध्यान रखना, ये तो क्या हो गए, ये तो हो जाएंगे यहाँ पे गैमेट्स। फिर गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद ये जो जनरेशन बनेगी इसको बोला जाएगा F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के अंदर एक टर्म आता है फीलियल। फीलियल का मतलब क्या होता है, बोथ जनरेशन, मतलब बोथ जेंडर। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसी एक जेंडर को हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक टर्म आता है फीलियल एंड फीलियल का मतलब होता है बोथ जेंडर। फीलियल का मतलब क्या हो जाएगा, बोथ जेंडर। ठीक है, तो ये हो जाएगी F1 जनरेशन, जिसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लोग को लिखना है हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। अब अगर मान लो इसकी करवा देते हैं हम लोग सेल्फिंग, तो इसकी सेल्फिंग करवाने पर आपको क्या मिलेगा, इसकी सेल्फिंग करवाने पर आपको मिलेगा F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो अब देखते हैं कैसे, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज पुन्नेट स्क्वायर। और इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था कि पुन्नेट जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। तो ध्यान रखना, पुन्नेट जो है वो ब्रिटिश से बिलोंग करता था, तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे पुन्नेट। ठीक है, और ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, पुन्नेट स्क्वायर। अगर सेल्फिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो इसको एज अ मेल और इसी को एज अ फीमेल की तरह यूज करेंगे।
तो एज ए मेल, तो इस केस में इसमें गैमेट्स कितने बनेंगे, 2 तरह के मेल गैमेट्स बनेंगे, कुछ के पास कैपिटल टी होगा, कुछ के पास स्मॉल टी होगा। और यहाँ पे एग सेल भी कितने बनेंगे, 2 तरह के एग सेल बनेंगे। तो ये पुन्नेट स्क्वायर के बाहर जो लिखा जाता है दीज आर गैमेट्स। फिर गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा यहाँ से स्मॉल टी हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? ये यहाँ मिक्स हो रहा है, ये इसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है, ये इसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है, और ये यहाँ फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिनोटाइप के बारे में, तो हम लोग सीधा लिख देते हैं बेटा, फिनोटाइप कितना होता है, 3:1 होता है। पर बेटा पहले बताओ तो सही कि 3 क्या है, 3 इज टॉल एंड 1 क्या है, ड्रॉप। तो इसके नीचे आपको लिखना है 3:1, तो ये तो फिनोटाइप आ गया। फिर हम बोलते हैं कि जीनोटाइप कितना होता है, तो जीनोटाइप आप बोलते हो 1:1। पर बताओ तो सही बेटा कि 1 है क्या, 2 क्या है ना। तो कैपिटल टी कितना है, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2, एंड स्मॉल टी कितना है, 1। समझ आ गया? इतना तो खैर आपको पता ही होगा। और ये ध्यान रखना, ये कैसे होंगे, ऑल हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, यहाँ कोई रेशियो नहीं है, दीज आर 100% है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट होंगे F1 जनरेशन के अंदर। ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो F2 जनरेशन का। ठीक है, अब मान लो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, खत्म। अब इसके बारे में मेंडल ने आपको क्या सिखाया, मेंडल ने यहाँ पे लॉज दिए थे। ठीक है, तो लॉज ऑफ, फर्स्ट लॉ होगा इसके अंदर लॉज ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। क्या दिया था, लॉज ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ था। अब कंप्लीट डोमिनेंस से क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखो, यहां देखना है ना, तो इस चीज को अगर देखोगे ना, आप लोग क्या बोलते हो कि ये टॉल होता है, ये टॉल होता है, ये टॉल होता है। इसका मतलब ये होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस हो, ये हमेशा टॉल ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ये कंडीशन है हमारे पास, मान लीजिए कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर फाइनली इसका फिनोटाइप क्या आ रहा है, इसका फिनोटाइप आ रहा है टॉल। हालांकि इसके पास ड्रॉफ की जीन भी प्रेजेंट है, बट ड्रॉफ जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं रही है। तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे आपको मिलेगा 0% एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे 100% एक्सप्रेशन किसका मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको मिलेगा किसका, डोमिनेंट जीन का। तो इसका मतलब जीन which express itself in heterozygous condition is called as a dominant gene. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dominant gene. And gene which cannot express itself in heterozygous condition is called as recessive gene. ये क्या हो जाएगी, recessive gene हो जाएगी। ये पॉइंट समझ आएगा? तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जो कंप्लीटली एक्सप्रेस करती है, उसको बोला जाता है डोमिनेंस। तो उसको बोला जाएगा कंप्लीट डोमिनेंस। पर यहाँ पे बेटा जेनेटिक्स के अंदर बच्चे जो है वो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बना देते हैं कि ये जीन जो है इस जीन को सप्रेस कर रही है, मतलब ये वाली जीन जो है इस जीन के ऊपर डोमिनेंट है। भाई जेनेटिक्स में इतना कमाल मत दिखाओ। ठीक है, इसको हम एपिस्टेसिस बोलते हैं, और वो बिल्कुल अलग फिनोमिनन होता है ना। तो एक जीन अगर दूसरी जीन के एक्टिविटी को अगर सप्रेस करे तो उसको एपिस्टेसिस बोला जाता है। कंप्लीट डोमिनेंस का ये मतलब होता है। तो इसको मैं थोड़ी लिख देती हूँ कि जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ। तो डोमिनेंट जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमो एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन known as dominant gene. Dominant gene. And बाकी अदर देन क्या हो जाएगा, अदर देन रिसेसिव जीन। तो यहाँ पे एंड विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो ये पूरा लिख लेना, विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ
इज कॉल्ड एज रिसेसिव जीन। ठीक है, तो बताओ रिसेसिव जीन का आपको पता कब चलेगा? जब दोनों ही जीन खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसेसिव जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है? इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन। ऐसा हमने देखा भी था ना। तो रिसेसिव जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली, क्या लिखा मैंने आगे? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर रिसेसिव जीन जो है वो मास्क हो जाती है, छुप जाती है, उसका पता भी नहीं चलता है, वो हाइड हो जाती है। ये क्लियर हो गया? फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या बोलेंगे इसको? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब होता है कि गैमेट्स प्योर होते हैं। प्योर का क्या मतलब होता है? जैसे अगर हमारे पास एक ये प्लांट है जो मान लो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो अब इसमें क्या बनता है? गैमेट्स जब बनेंगे तो गैमेट्स के अंदर या तो कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा। अब मुझे बताओ कि गैमेट्स बनते कब है? तो आप लोग बोलोगे कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो आप लोग बोलोगे मियोसिस के अंदर बनते हैं। और मियोसिस के अंदर भी कब, मतलब ये एक्चुअली सेग्रीगेट कब होते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एनाफेज 1 होता है ना। कब? एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 के अंदर कौन सेग्रीगेट होते हैं? एनाफेज 1 के अंदर सेग्रीगेट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। तो पेयर सेग्रीगेट होगा तो ये एलील्स भी जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब मेंडल के फैक्टर्स भी क्या होंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो इसके बाद फाइनली जो गैमेट्स बनेगा, इन गैमेट्स के अंदर एक पर्टिकुलर जीन का या तो डोमिनेंट एलील होगा या फिर रिसेसिव एलील होगा। कभी दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, मतलब गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं डाई हैबिट का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मान लो राउंड है और ये वाला कलर है, मतलब ये सीड का शेप है जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ आपको, डाई हैबिट क्रॉस। और ये वाला सीड का कलर हो गया। ठीक है, अब इसमें जब गैमेट्स बनते हैं तो यहाँ से गैमेट्स हम क्या बनाते हैं? तो यहाँ से हम बोलते हैं कि 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। तो ये गैमेट्स भी कब बनते हैं? ऑब्वियसली जब मियोसिस के अंदर। तो ध्यान रखना है, ये सेग्रीगेशन कब होता है? ये सेग्रीगेशन होता है मियोसिस के अंदर। मियोसिस में भी कब? एनाफेज 1 के अंदर, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग बोलोगे कि चलो मैम यहाँ पे तो समझ आ गया कि इन गैमेट्स के अंदर क्या होता है, दोनों ही डोमिनेंट एलील है। ठीक है, इन गैमेट्स के अंदर दोनों ही रिसेसिव एलील है। पर आप तो बोलोगे कि मैडम यहाँ पे ये तो इम्प्योर हो गया, क्योंकि एक इसके पास डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ऐसा कहना है बेटा, सोच ही खराब है। ऐसा सोचने पे सोच ही खराब है हमारी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे आर एक अलग जीन है, वाई एक जीन अलग है। मैं आपको क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि किसी भी एक जीन का या तो डोमिनेंट एलील होगा या उसका रिसेसिव एलील होगा। बट यहाँ पे आर एक अलग जीन है, वाई एक अलग जीन है। ये शेप का जीन है, ये कलर का जीन है। तो मैं बोल रही हूँ कि शेप का या तो डोमिनेंट फैक्टर होगा, शेप का या तो डोमिनेंट एलील होगा या फिर इसका रिसेसिव एलील होगा। एंड दूसरा जो जीन है कलर, तो कलर का या तो डोमिनेंट एलील होगा, ये रहा, या फिर क्या होगा? रिसेसिव एलील होगा। तो यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब होता है कि हर एक जीन का गैमेट्स के पास या तो डोमिनेंट क्या होगा? डोमिनेंट एलील होगा या फिर उसका रिसेसिव एलील होगा। पॉइंट समझ आया? पक्का? अब लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर यहाँ पे इसका एक्सेप्शन आएंगे 2, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले जस्ट। तो इसमें एक आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपको डोमिनेंस पूरा नहीं मिलेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। और एक इसका एक्सेप्शन आता है को डोमिनेंस। का मतलब होता है कि जब दोनों एक्सप्रेस हो रहे, तो को मतलब होता है साथ में एक्सप्रेशन होना।
तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस के कितने एक्सेप्शन हो जाएंगे, ये एक्सेप्शन हो जाएंगे 2, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक हो जाएगा को डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर एक्सेप्शन आ जाएगा कौन सा, आपको यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा आपका, कहाँ लिखूं, चलो यही लिख देते हैं। तो आपको मैंने कभी डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये सब पढ़ाए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि गैमेट्स जब बनते हैं ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम 23 डिवाइड होते हैं, बट यहाँ पे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगी, तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन डिसजंक्शन। तो इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा एक्सेप्शन नॉन डिसजंक्शन। और ऐसा बुक्स में लिखा होता है बेटा कि लॉज ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ होता है, पर मैं ऐसा नहीं मान सकती हूँ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं हो, पर ये तो है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो लॉ है वो यूनिवर्सल तो नहीं है, बट ये क्या है, नियरली यूनिवर्सल है। और ये नियरली यूनिवर्सल टर्म में पहले भी शायद कभी यूज किया होगा। ठीक है, तो जब हमने पढ़े थे कोडोन्स, तो कोडोन्स के अंदर मैंने बताया था कि कोडोन्स कैसे होते हैं, नियरली यूनिवर्सल होते हैं। तो ये तो मैं बेटा आपको पूरा नॉन डिसजंक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी, इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। तो फिलहाल ये मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, मोनोहाइब्रिड। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, डाइहाइब्रिड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्या, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, जहां पे मेंडल ने क्या किया था, एक तो सीड उन्होंने चूज किया था, तो सीड के अंदर एक तो उन्होंने शेप लिया था और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया था कलर, सीड का कलर। अब मैं आपको जरा बताऊं तो इसमें राउंड होना एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल ARC, और इसका रिंकल होना एक रिसेसिव ट्रेट है, तो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा स्मॉल RC। और कलर जो होता है, कलर का पढ़ाया था मैंने आपको, येलो होना एक डोमिनेंट ट्रेट है, इसको मैं लिखूंगी कैपिटल YC, और ग्रीन होना एक रिसेसिव ट्रेट है, दैट्स वाई इसमें इसको लिखूंगी स्मॉल YC। ये क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते सीधा क्रॉस। तो क्रॉस में आप लोग क्या पढ़ते हो यहाँ पे, और मैं मतलब ये मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये सपोज करो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट कैसे होंगे इसके, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। तो आप इसको पूरा लिखोगे, दिस इज होमोजाइगस राउंड सीड, राउंड एंड येलो सीड प्लांट। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्या, होमोजाइगस रिंकल एंड ग्रीन प्लांट, ग्रीन सीड प्लांट, प्लांट रिंकल नहीं है। अब इसे ये क्या बनेगा, यहां से गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, और यहां से गैमेट्स क्या बनेगा, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, तो ये चीज तो क्या हो गया, यहाँ पे गैमेट्स हो गए। अब गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये क्या हो जाएगी इसकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो आप लोग क्या देख रहे हो इसके अंदर कि ये जो प्लांट होंगे, ये इस प्लांट के ऊपर सारे ही सीड कैसे लगेंगे, ऑल राउंड एंड येलो सीड लगेंगे। ठीक है, तो ये ऑल होगा। ठीक है, अब अगर मान लो इसकी हम करवाते हैं सेल्फिंग, क्या करवाते हैं इसकी सेल्फिंग, तो F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाने पर क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि F2 जनरेशन के लिए F1 जनरेशन एक पेरेंट है, F2 जनरेशन के पेरेंट्स कौन है, F1 जनरेशन। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जब क्रॉस करवाते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। गैमेट्स कौन सा बनेगा, यहाँ से गैमेट्स बनेगा, देखो कैपिटल R के साथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल Y,
कैपिटल आर के साथ में आ जाएगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर का स्मॉल वाई। तो ये तो सारी मान लीजिए पोलेंस हो गए। इधर लिख देते हैं हम सारी एग सेल। एग सेल भी तो ऐसी ही होगी ना, क्योंकि सेम ही प्लांट है, क्योंकि हम इसकी सेल्फिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फिंग करवाने पर आप इसको फिल इन द ब्लैंक कर लेना। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई है ना। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक करते रहना, टाइम पास है ना। अब इसके अंदर F2 जनरेशन का अगर मैं फिनोटाइप लिखूं, क्या लिखूं मैं इसका, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप आपको क्या मिलेगा, तो देखो इसमें फिनोटाइप क्या होता है, एक आपको कंडीशन ऐसी मिलती है। तो ये क्या होता है, ये होता है प्लांट कैसा होगा, राउंड होगा, तो राउंड सीड के आप साथ आपको मिलेंगे येलो कलर। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको क्या मिल सकता है, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस होगा तो सीड कैसा, राउंड ही है ना। इसके साथ आपको मिल सकता है स्मॉल वाई, मतलब इसके साथ आपको मिल सकता है यहाँ पे रिंकल, है ना, कोई बात नहीं। तीसरा कंडीशन कैसा हो सकता है, रिंकल, बट रिंकल कैसा होगा, स्मॉल आर। अब इसके साथ हो सकता है कैपिटल वाई। अब कैपिटल वाई मतलब होमोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस, बट वो होगा कैसा, सॉरी ये राउंड एंड ग्रीन होगा ना। ठीक है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से रिंकल एंड येलो। एंड लास्ट कैसा हो जाएगा, लास्ट आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये प्लांट आपको कैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको यहाँ पे रिंकल एंड ग्रीन। कैसा मिलेगा, रिंकल, और ये आपको मिलेंगे कैसे, ग्रीन। जब हम लोग लिखते हैं ना 9:3 तो हम सीधा लिख देते हैं, हम कभी ये नहीं लिखते कि 9 कौन है, 3 कौन है, 3 कौन है और 1 कौन है। तो इतना होश रखना बेटा कि जब आप रेशियो लिखो ना तो रेशियो के ऊपर पहले आप लिख दिया करो कि ये है कौन बेसिकली। ठीक है, अब इसके लिखते हैं फिनोटाइप, जीनोटाइप लिखते हैं। तो जीनोटाइप आता है इसका 1:1, 2:4, 1:1। इसके ऊपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन होंगे। तो जीनोटाइप कितना आ जाएगा इसका, 1:1, 2:4, 1:1। और कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि ये 1:1 होता है, फिर 1:4 होता है, मतलब कुछ रेशियो आगे पीछे लिखते हैं। और बेटा आगे पीछे लिखने से रेशियो चेंज नहीं हो जाता है। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताऊं, ये रेशियो मैंने कभी याद नहीं किया है। अगर मुझे डाई हाइब्रिड को लिखना है, सपोज करो, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको एक ट्रिक। तो अगर मुझे कभी डाई हाइब्रिड प्लांट का अगर मुझे फिनोटाइप लिखना है या फिर अगर मुझे लिखना है जीनोटाइप, तो क्या करूं मैं डाई हाइब्रिड को 2 मोनोहाइब्रिड मान लूं। तो 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करने पर डाई हाइब्रिड बन जाता है। देखो कैसे, अगर तुम्हें डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप चाहिए तो आप मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप लिखो। तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप कितना होता है, 3:1 और कितना होता है 3:1। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 9:3। फिर इस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3:1। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डाई हाइब्रिड फिनोटाइप। और अगर ऐसे ही तुम्हें डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप लिखना हो तो आप मोनोहाइब्रिड के जीनोटाइप को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1:1 और यहाँ पे क्या करोगे 1:1। तो पहले 1 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 1:1। फिर 2 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2:4। फिर उसके बाद में 1 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1:1। समझ आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बता ट्राई हाइब्रिड जो है उसका फिनोटाइप क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड का अगर मैं तुमसे फिनोटाइप पूछूं तो आप लोग बोलोगे 3 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करो। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको डाई हाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा डाई और मोनो, ये हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड। अब तुम्हें फिनोटाइप चाहिए ना, तो डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप लिखो, कितना होता है 9:3:3:1।
मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप कितना होता है 3:1। तो आप एक काम करो, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ 27, 9, 9, 3। ठीक है, फिर 1 को तीनों इन 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 9, 3, 3, 1। तो आपको समझ आ गया पक्का? तो ये हमने क्या लिख लिया, ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप लिख लिया। ऐसे ही आप लोग इसको वापस 1 to 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप भी मिल जाएगा, है ना? तो ये समझ आ गया पक्का? श्योर? तो इसको लिख लो, क्योंकि मैं इसके बाद में आपको अब इसके ऊपर बेस्ड एक लॉ पढ़ाऊंगी जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना? और उसके बाद में थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाली हो। तो ये कोई, देखो आज का टॉपिक कोई ज्यादा टफ है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ रखा है। तो मैंने ये पढ़ा है, ये कोई बहुत ज्यादा तूफानी चीज तो थी ही नहीं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो डाई हाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने कौन सा थर्ड लॉ यहाँ पे दिया था, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है छटाई करना या सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो जब ये अलग अलग होते हैं तो इनका अलग अलग होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता ही नहीं है। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसकी वजह से ही मेंडल को डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर रेशियो कितना मिला था, 9:3:1 मिला था। मैम ये कैसे बोल सकती हो आप? देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 9:3 रेशियो इनको क्यों मिला था, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। का मतलब था कि हमने क्या देखा यहाँ पे कि राउंड जो था ना उसके साथ में क्या आ रहा था कलर। जैसे हमने पेरेंट्स कैसे लिए थे, पेरेंट्स हमने लिए थे कैपिटल आर और इसके साथ में क्या आ रहा है, कैपिटल वाई भी आ रहा है ना? दूसरा हमने लिया था कि कैपिटल आर के साथ में आ रहा है स्मॉल वाई। सॉरी, इसको मैं और सिंपल करके बताती हूँ। तो जैसे ये हमारे पास F1 जनरेशन थी ना, तो जब इससे हमने गैमेट्स बनाया था तो हमारे पास गैमेट्स कितने तरह के बनते हैं, 2 तरह के। एक ऐसे, सॉरी 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं। एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल आर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी। ऐसा ही सेम चीज स्मॉल आर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल वाई से, कैपिटल आर से, सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से। सेम चीज ऐसे वाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो इसका मतलब इनका सेग्रीगेशन जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर मान लो कि कैपिटल वाई जिद कर ले कि मैं तो सिर्फ कैपिटल आर के साथ जाऊंगा, ठीक है, और स्मॉल आर जिद कर ले कि नहीं मैं तो स्मॉल वाई के साथ जाऊंगा, हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। तुम जिधर जाओगे मैं भी उधर जाऊंगा, तुम जिधर जाओगे मैं भी उधर जाऊंगा, ठीक है। अगर ये बन जाते हैं मेड फॉर ईच अदर तो उस कंडीशन में कभी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो मतलब ये बीच में ये जो 3:3 आपको मिल रहा है ना, ये बीच में 3:3 ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि राउंड के साथ में ग्रीन कलर आ रहा है और रिंकल के साथ में येलो कलर आ रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये बन सकते हैं। तो ये 9:3:3 रेशियो इसको क्यों मिला था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से मिला था। पक्का समझ आ गया? तो ये कहानी थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। बट अब बात करेंगे इसमें एक्सेप्शन के बारे में, जो पूरी लंबी लिस्ट है बेटा एक्सेप्शन। तो इसमें एक्सेप्शन आ जाता है एक हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कौन सा जाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक आता है इसके अंदर कौन, लिंकेज। फिर एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एपिस्टेसिस, एक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एक हम लोग पढ़ते हैं डुप्लीकेट जीन और
एक हम लोग करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जी, कॉम्प्लीमेंट्री जी, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आजकल नीट के ऊपर इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 टॉपिक दिए हुए, एनसीईआरटी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और लिंकेज, जिसको पूरा डिस्कस करना है। और यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ मैडम, तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि आपको बेटा इन तीनों, मतलब इन सारे केसेस के अंदर आपको जो रेशियो है ना, आपको जो रेशियो है ना वो 9331 नहीं मिलेगा। समझा गया पॉइंट? तो इसमें ध्यान रखना, रेशियो 9331 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जब हम डायग्रेड क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, तो उसके लिए इस टॉपिक के आने का इंतजार कीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर बाद हम लोग कुछ बेस्ड, मैं कुछ फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। देखो, एक अगर मान लो कि मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि फिनोटाइप कितने बनते हैं, जीनोटाइप कितने बनेंगे, ऑफस्प्रिंग कितनी बनेगी, गैमेट्स कितने बनेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे 2 की पावर n, एक होता है 3 की पावर n और एक होता है 4 की पावर n, और ये जेनेटिक्स में बहुत यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपको फाइंड आउट होगा यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ गैमेट्स पता चलेंगी, और इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ टाइप ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ टाइप ऑफ फिनोटाइप। मैम नहीं आया समझ में? सपोज करो कि मैं 2 की पावर 1 करूं, तो आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 1। यहाँ पे n क्या होता है, n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो मतलब मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड में मुझे बताओ गैमेट्स कितने बने थे, 2 ही तो बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप भी 2 आए थे, एक टॉल था एक ड्रॉप था। टाइप ऑफ फिनोटाइप मतलब टॉल, ड्रॉप, इसके अलावा कोई इंटरमीडिएट या एक्स्ट्रा टॉल ऐसा कुछ मिला था क्या, नहीं ना, तो आपको ये मिलेगा। सपोज करो 2 की पावर 2 करो, मतलब मैं डाइहाइब्रिड की बात कर रही हूँ, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो इसमें गैमेट्स कितने टाइप के बनते थे, 4 टाइप के गैमेट्स बनते थे। और फिनोटाइप भी कितने बनेंगे, 4 टाइप्स के, जैसे राउंड के साथ में येलो, राउंड के साथ में ग्रीन, रिंकल के साथ में येलो, रिंकल के साथ में ग्रीन, तो 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर तुम्हें एग्जाम में पूछे कि बताओ ट्राई हाइब्रिड के अंदर गैमेट्स कितने बनते हैं, तो ट्राई हाइब्रिड के केस में गैमेट्स बनते हैं 8, और फिनोटाइप भी कितने बनेंगे, 8 से 8, ठीक है। और इसमें 3 की पावर n का मतलब होता है, 3 का पावर n का मतलब होता है जीनोटाइप। तो 3 की पावर n से आप लोग कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। लाइक देखो, अगर मैं 3 की पावर 1 करूं तो आंसर कितना होगा, 3। तो आपने क्या देखा था, कैपिटल टी बनता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो 3 तरह के जीनोटाइप मिल रहे थे। मैं 3 की पावर 2 करूं तो आंसर कितना आएगा, 9। तो आपने क्या लिखा था, 1 2 1, 2 4 2, 1 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने 9 टाइप्स के क्या पढ़े थे, जीनोटाइप। तो वैसे ही अगर तुम्हें ट्राई हाइब्रिड के बारे में पूछा जाए तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 कर दो, तो आपको पता है यहाँ पे जीनोटाइप कितने मिलेंगे, 27 टाइप्स के जीनोटाइप मिलेंगे आपको, ठीक है। और 4 की पावर n आप जो बताया था ना, ये बताएगा आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के बारे में, कि इसमें ऑफस्प्रिंग कितनी बनेगी। ये फॉर्मूला जेनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जहां पे n इज इक्वल टू हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी है ना। तो जैसे 4 को हम लोग फाइंड आउट कर ले, तो अगर मान लो कि 4 की पावर 1 करूं तो कितना आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा 4। तो मोनोहाइब्रिड में बेटा हमने जो बॉक्स बनाया था वो कितने थे, 4 ऑफस्प्रिंग थे। 4 की पावर में 2 करूं तो आंसर कितना आएगा, 16। तो जब हमने डाइहाइब्रिड पढ़ा था तो हमने 16 कॉम्बिनेशन बनाए थे। और 4 की पावर अगर मैं 3 करूं तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 64। कैसे, गैमेट्स कितने, 8 है ना, तो 8 गैमेट्स आप इधर लिखोगे, 8 गैमेट्स आप इधर लिखोगे, तो 8 × 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 64। समझ आ गया। अब ये तो मैंने चलो बच्चों को बोल दिया कि भाई यहाँ पे 2 की पावर n करना होता है, 3 की पावर n करना होता है, जहाँ पे n इज इक्वल टू हाइब्रिड। पर ये बच्चों को पता ही नहीं होता कि हाइब्रिड होते क्या है।
तो अब क्वेश्चन सुनना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्मॉल ए कैपिटल बी, ये बताओ क्या है, मोनोहाइब्रिड है डाइहाइब्रिड? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर हो रहा होगा कि डाइहाइब्रिड है। कोई हाइब्रिड नहीं है, दिस इज प्योर, ये कोई हाइब्रिड नहीं है, ये क्या है, प्योर है। समझ आ गया? तो अब मैं अगर मान लो इससे गैमेट्स कितने बनेंगे, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर, हाइब्रिड तो 0 है ना, तो किसी की पावर 0 कितना होगा, 1, तो इससे गैमेट्स क्या बनेंगे, एक ही तरह का तो गैमेट्स बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। समझ आया? कोई बात नहीं, इधर देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बताओ कि ये मोनोहाइब्रिड है डाइहाइब्रिड? तो फिर बच्चों का आंसर आ रहा होगा डाइहाइब्रिड। नहीं बेटा, ये इस जीन के लिए तो प्योर है ना, हाइब्रिड तो वो सिर्फ बी जीन के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मोनोहाइब्रिड। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो आप समझो कि जेनेटिक्स की आधी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल ई, ये बताओ क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम वो ए जीन के लिए प्योर है, बी के लिए प्योर है, सी के लिए प्योर है, हाइब्रिड तो वो डी के लिए हुआ, ई के लिए भी प्योर है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से मोनोहाइब्रिड। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना सफिशिएंट हो गया, समझ आ गया होगा। अब मान लो कि एग्जाम के अंदर तुम्हें एक बहुत भयानक सा क्वेश्चन दे दे, कैसे, ये वाला जीनोटाइप दे दिया और आपसे पूछे कि बताओ इसकी सेल्फिंग करी, तो इसकी सेल्फिंग करने के बाद आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप कितना मिलेगा, तो बच्चे वहां पे सॉल्व करने बैठ जाते हैं। बेटा जेनेटिक्स जो है ना, अगर 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मोनोहाइब्रिड दिखाई दे रहा है ना, तो मोनोहाइब्रिड के अंदर इस प्लांट की सेल्फिंग करवाने पर फिनोटाइप कितना मिलेगा, तो ये रेशियो 1, और जीनोटाइप कितना होगा 1:1, तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, जीनोटाइप देख के ही पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक मिनट टाइम देख लेती हूँ। चलो आज तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं एक काम करती हूँ, आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर देती हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, एंड क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक हम लोग पढ़ेंगे को डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, इसमें 2 लेक्चर अभी और लग जाएंगे। हाँ, पर 2 लेक्चर के बाद डेफिनेटली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो फिर।